हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु और अणु। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हमने इसके 2-3 टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, एटम के हिस्ट्री के बारे में, कि महर्षि कर्ण जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि इस मैटर जो है, यानी कि पदार्थ जो है, वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और कैसा है? डिविजिबल है। मैटर को डिवाइड यानी कि विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो मैटर को जब विभाजित हम करते हैं तो लास्ट वाला जो पॉइंट आता है जिसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ठीक, उसको उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा था। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ग्रीक फिलोसोफर्स आए जिनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। उन्होंने सजेस्ट किया कि मैटर क्या है, उसको डिवाइड किया जा सकता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और जो सबसे लास्ट का जो पार्टिकल होगा जो इनडिविजिबल होगा, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम इस मार्कर की बात करते हैं तो ये भी एक मैटर है। ठीक है, ये एक पदार्थ है। तो ये भी किससे मिलकर के बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। अब हम इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे तो ये आधा हो जाएगा, फिर उसको तोड़ देंगे, उसको तोड़ देंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैटर सबसे छोटा पार्ट बच जाएगा और उसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो वो जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसी को क्या कहा जाएगा? एटम कहा जाएगा। उसी को इन्होंने क्या कहा था? एटम कहा था। तो इन्होंने बताया था बच्चों कि एटम क्या है? इनडिविजिबल है, यानी कि एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में हम क्या पढ़ते हैं कि एटम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो होते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे, 10th में, 11th में, 12th में, उसको हम बहुत डिटेल में बच्चों पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमें यही जानना है कि एटम क्या हमारा इनडिविजिबल पार्टिकल था। ठीक, बस हमें ध्यान में ये भी रखना है कि उसको डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। फिर हमने पढ़ा कि इन्होंने दिए थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब उसमें जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे बच्चों। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि मास नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। मास क्या करता है? सिर्फ अपनी स्टेट में या अपनी फॉर्म में परिवर्तन करता है। ठीक, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि बच्चों, अगर हम कहते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मिल करके, अब कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा होनी चाहिए, है ना, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये नहीं कहता कि जब ये दो चीजें मिलेंगी तो तीसरी चीज जो बनेगी वो ज्यादा बनेगी। नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट का मास जितना होगा प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। ठीक है, जितने भी हमारे रिएक्टेंट होंगे उनका मास जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास भी होगा। कैसे? देखो, कार्बन का मास 12 प्लस इसका मास कितना हो गया? 32। टोटल कितना हो गया रिएक्टेंट का मास मिलकर के? 44 ग्राम। ठीक है, रिएक्टेंट का मास मिलकर के कितना हो गया? 44 ग्राम। अब बात करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट बना, यानी कि जो हमारा उत्पाद बना, उसका मास कितना है? तो ये भी सिंपल 44 ग्राम हो गया, यानी कि 44 ग्राम प्रोडक्ट का मास, 44 ग्राम ही रिएक्टेंट का मास। तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इस धरती पे बच्चों जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जो कुछ भी है, वो किस पर ही चलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ही चलता है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया क्लियर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है और क्या होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स की। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने ये पढ़ लिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस सिद्धांत को फ्रांसीसी रसायन एंटोइन लेवियोजर ने 1789 में स्थापित किया था। इसका सूत्र क्या है? फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं, जो आप याद करके
पूरा आपको ये जो लिखा हुआ है ना हमने डेफिनेशन, ये आपको पूरे सिर्फ इस पॉइंट से याद रह सकती है कि अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर। ठीक, सिंपल। चलिए, तो इतना पॉइंट तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे बच्चों, आपको समझ भी आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल था तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 10 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कितना है, 10 ग्राम है। इसको गर्म किया जाता है तो यह देता है, गर्म किया जाता है तो यह देता है 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, ये देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कितना देता है, 5.6 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना देता है, 4.4 ग्राम। ठीक, टोटल यानी कि 10 ग्राम कार्बन, सॉरी 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि टोटल रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है बच्चों, 10 ग्राम। प्रोडक्ट का टोटल मास कितना हो रहा है, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट का मास किसके मास के बराबर है, प्रोडक्ट के मास के बराबर है। यानी कि इससे हम क्या समझते हैं कि ये क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ये फॉलो करता है। ठीक, सिंपल, इतने पॉइंट समझ में आया। चलो बच्चों, तो ये एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले लॉ की। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब इसको हम एक्सपेरिमेंट से भी देखेंगे बच्चों। अब ये कहता क्या है कि मास नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मास ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक एक्सपेरिमेंट से इसको देखते हैं। अब हमारे पास दो सेट है यहाँ पे, एक एक्स और एक वाई। अब आप कोई सा भी कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट ले लो, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट ले लो, लेड नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड ले लो। ठीक, अब परफॉर्म कैसे करना है, प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस ईच इन 10 ml ऑफ वाटर। हमें 5% सॉल्यूशन क्या करना है, किसी भी एक पेयर का, ये एक्स वाई, ये वाला सेकंड वाला थर्ड वाला, किसी भी एक पेयर का हमें क्या करना है, 5% सॉल्यूशन क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है ईच इन 10 ml ऑफ वाटर। कैसे प्रिपेयर करना है, 10 ml वाटर के साथ प्रिपेयर कर लेना है। ठीक, टेक सम सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कोनिकल फ्लास्क। तो इस तरीके का कोनिकल फ्लास्क में हमने जो वाई का सॉल्यूशन बनाया है वो ले लेना है। सिंपल बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है जो y का सॉल्यूशन बना है वो इस तरीके से हमने किसमें ले लेना है, कोनिकल फ्लास्क में ले लेना है। ठीक, फिर उसके बाद एंड सम सॉल्यूशन ऑफ x इन इग्निशन ट्यूब, और इस तरीके से जो स्मॉल इग्निशन ट्यूब होती है उसमें कौन सा सॉल्यूशन ले लेना है, x का सॉल्यूशन ले लेना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिंपल, पहले हमने क्या किया, x और y सॉल्यूशन में से कोई सा भी एक पेयर आपको चूज करना है। आप चाहें तो तीनों से परफॉर्म कर सकते हैं एक एक करके। ठीक, तो जो x वाला है वो हमें एक छोटी स्मॉल इग्निशन ट्यूब में रखना है। आपने लेबोरेटरी में इग्निशन ट्यूब देखी होगी, इतनी सी होती है। ठीक, और एक कोनिकल फ्लास्क में हमने जो y सॉल्यूशन बनाया है वो हमें रखना है। सिंपल, अब हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली ensuring the solution do not mix, put a cork on the flask। अब हमें फ्लास्क में क्या बनानी है, एक कॉर्क रख देनी है, इसमें x का सॉल्यूशन है, इसमें y का सॉल्यूशन है। क्या लगा देनी है, कॉर्क लगा करके ढक्कन का मुंह, क्या इसका मुंह क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक, और क्या करना है, हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क, और इग्निशन ट्यूब को इस तरीके से हैंग कर देना, यानी कि टांग देना है फ्लास्क में। देखो हमने क्या किया, इस धागे से इस तरीके से, इसी धागे यानी कि थ्रेड की मदद से हमने क्या किया हुआ है, इस इग्निशन ट्यूब को यहाँ पर हैंग किया हुआ है और यहाँ पर लगाया हुआ है कॉर्क, जिससे कि ट्यूब क्या, ये जो थ्रेड हमने यहाँ पर लगाई, यानी कि छोटी सी रस्सी हमने यहाँ पर लगाई है, ये क्या नहीं होगी बाहर, मतलब एकदम से इसको नीचे नहीं छोड़ देगी। तो इस तरीके से हमें इसे टांगना है। ठीक, वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट, अब हमें क्या करना है, इस फ्लास्क का वेट लेना है। ठीक है, अब जितना भी सामान इसमें है, जो भी सोल्यूशन इसमें है, एक्स वाई सोल्यूशन है, इग्निशन ट्यूब है, जो भी है, इसका हमें क्या करना है, वे करना है। ठीक है, यानी कि वजन नापना है। अब हमें क्या करना है, टिल्ट एंड स्विरल द फ्लास्क टू मिक्स द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई। अब हमें ये जो क्या करना है, ये जो फ्लास्क है इसको क्या कर देना है, टेढ़ा कर देना है।
टिल्ट करना यानी कि इस तरीके से ये सीधा है, अगर मैं कहूँ इस पेन को टिल्ट कर दो तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, टिल्ट करना यानी कि टेढ़ा कर देना। टिल्ट करना है ए केमिकल रिएक्शन अकर इन द रिएक्शन फ्लास्क। अब जब हम टिल्ट कर देंगे तो ये सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से मिलेगा, एक्स वाला वाई से मिलेगा। जब एक्स वाई से मिलेगा तो एक केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, जब हम टिल्ट करेंगे तो एक्स वाला सॉल्यूशन वाई वाले सॉल्यूशन से मिलेगा, एक्स और वाई सॉल्यूशन मिलेंगे तो एक क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। द कॉर्क प्रिवेंट द एस्केप ऑफ गैसेज एंड इंश्योर एक्यूरेट मास मेजरमेंट। अब ये कॉर्क जो है ये क्या कर देगी, इसकी मदद से जो गैसेस यहाँ पर बनेंगी वो बाहर नहीं जा पाएंगी। ठीक, तो एक्यूरेट मास मेजरमेंट। वे द फ्लास्क अगेन, अब हमें फ्लास्क को अगेन क्या करना है, वेट करना है। दैट द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट डू नॉट चेंज। अब हमें क्या पता चलता है कि जो फ्लास्क का मास हमने पहले लिया था, रिएक्शन होने से पहले जो मास लिया था, सॉरी रिएक्शन होने से पहले जो वेट लिया था वो, और रिएक्शन होने के बाद जो वेट लिया है वो दोनों ही क्या है, सेम है। हमें क्या पता चला, इट शोज दैट मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट डू नॉट चेंज। तो फ्लास्क का जो मास था, जो कंटेंट था, वो बिल्कुल भी नहीं बदला। ठीक, सिंपल हुआ क्या, हमने एक्स और वाई सॉल्यूशन लिए दो अलग अलग जगह पर, यानी कि एक्स वाई सॉल्यूशन लिया हमने फ्लास्क में और एक्स सॉल्यूशन लिया इग्निशन ट्यूब में। ठीक है, और इसको थ्रेड्स की मदद से यहाँ पर हैंग कर दिया, यानी कि टांग दिया, ऊपर से लगा दी कॉर्क। अब हमने इस पूरे का क्या लिया, वजन नापा। अब वजन कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वेट कुछ भी आया। अब उसके बाद हमने इसको क्या कर लिया, इस फ्लास्क को टिल्ट कर दिया, यानी कि टेढ़ा कर दिया, जिस वजह से एक्स और वाई मिलेंगे आपस में, केमिकल रिएक्शन इनके बीच में होंगी, कुछ गैसेस भी बन सकती हैं, तो जो भी केमिकल रिएक्शन इनके बीच में होगी, तो अगर हमें एक्सपेक्टेड तो ये होना चाहिए था कि अब इसका वेट बढ़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई, गैसेस निकली। ठीक है, लेकिन जब हम इसका वेट करते हैं, क्योंकि गैसेस निकली और बाहर तो नहीं जा रही क्योंकि कॉर्क लगा हुआ है, तो सब कुछ अंदर ही है, इस फ्लास्क के अंदर ही है। ठीक, अगर हमने इसका, अब हमने दोबारा से इसका क्या किया, वेट लिया। ठीक है, दोबारा से इसको वजन नापा, तो अभी भी क्या है, वेट पहले जैसा ही है, जैसे पहले था वैसा ही है। ये क्या दर्शाता है कि इसके अंदर जो रिएक्शन हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास तो इसके अंदर जो पहले था वही है। ठीक है, वजन जो पहले था वही है, उसके बाद गैसेस निकली होगी तो इसी में से तो निकली होगी, बनी होगी, इसी में से तो बनी होगी, ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर से कुछ अलग आया हो, है ना, तो मास तो बढ़ेगा नहीं, मास क्या रहेगा, एग्जैक्ट सेम ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो सिर्फ क्या करता है, अपने फॉर्म को बदलता है। ठीक, सिंपल सी बात थी, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, सिर्फ ये शो करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगे कि रिएक्शन हो रही है तो मास बढ़ना चाहिए, है ना, लेकिन कुछ बाहर से एक्स्ट्रा मास थोड़ी ना आ रहा है, मास अपने आप कैसे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक, उतने का उतना ही रहेगा, मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, मास सिर्फ क्या करता है, अपनी फॉर्म को चेंज करता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बताता है, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम क्या बताता है। Lavoisier and other noted that Lavoisier and other noted that many compound are made of element in fixed proportion। अब यहाँ पर एलिमेंट कैसे बने होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, यानी कि उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर होता है, फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। अगर हम किसकी बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, H2O। तो कैसे बनता है, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 1:8 होता है दोनों का। डिकम्पोजिशन ऑफ 9 ग्राम ऑफ वाटर यील्ड, क्या बनाता है, 9 ग्राम ऑफ वाटर, किससे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से वाटर। अब ये वाटर का जो स्रोत है, सोर्स है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे हम समुद्र का पानी ले या किसी और सोर्स से पानी ले, सबका रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक, जब वैसे ही जब हम NH3 बनाते हैं तो कैसे भी बनाए तो उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं तो वो हमें किसी भी सोर्स से मिले, अब वो लकड़ी के जलने से मिले, वो कोयले के जलने से मिले, वो कहीं से भी मिले, लेकिन वो हमेशा कैसी होगी, फिक्स
रेशियो में ही होगी। ठीक है, तो यही हमारा कहता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम, कि जब दो एलिमेंट क्या होता है यहाँ पर हम स्रोत कोई भी ले, मेथड कोई भी यूज करें, लेकिन रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, सिंपल सी बात थी। जैसे कि इन अमोनिया द मास ऑफ नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन इज 14:3 रिगार्डलेस ऑफ इट्स मेथड और सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि मेथड कोई भी हो, यानी कि कोई से भी मेथड से हम बनाए, है ना, कोई सा भी विधि हम इस्तेमाल करें, उपयोग करें इसके प्रिपरेशन के लिए, या कोई सा भी स्रोत हम ले, स्रोत भी अगर हम कोई सा भी डिफरेंट भी लेते हैं, लेकिन फिर भी रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे वाटर की हम बात करें, हम समुद्र का पानी ले ले, हम आरओ का पानी ले ले, हम कोई और सोर्स लेक का पानी ले ले, ठीक है, झील का पानी ले ले, तालाब का पानी ले ले, पानी कहीं का भी ले ले, वो रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1:8 ही रहेगा। ठीक, चलिए। In a chemical substance, the element are always present in definite proportion by mass. यानी कि एलिमेंट हमेशा अपने मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में। सिंपल। तो ये था हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फिर अनुपात का नियम। तो आप बच्चों इसके जो पॉइंट्स है ये नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल जो हमने पढ़े वो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जॉन डाल्टन प्रपोज एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 में। किसके बेस थी वो, किस पर आधारित थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के जो दो लॉज हमने पढ़े, इस पर ये आधारित थी। इट प्रूव्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि स्थिर अनुपात का नियम, इसके लिए एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी। ठीक है, इन्होंने कहा दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एटम, की जो हमारा एटम है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा कि जो हमारा एटम है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि कोई भी मैटर है, अगर ये मैटर है तो इसका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा उसे क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब बच्चों ये एटम कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, अब ये जो एटम है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो बीच में ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, अब इस न्यूक्लियस में बच्चों क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, डेंस होते हैं वो। ठीक है, क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, जिनका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उन प्रोटॉन्स का। और यहाँ पर होते हैं बच्चों न्यूट्रॉन्स, जिनका चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल यानी कि उदासीन, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता। और बाहर ये जो दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसके न्यूक्लियस के ऑर्बिटल्स में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। और ये होते हैं बच्चों नेगेटिव चार्ज। इनका क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज ये होते हैं, इनमें होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो ये हमें पता चला इस तरीके का एटम दिखता है। एटम में ये जो बीच का हिस्सा हमें दिख रहा है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और आउटर उसमें जो घूम रहा है ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो, बाकी इसका और डिटेल में तो हम हायर क्लासेस में ही पढ़ेंगे। आप 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो वहां पर आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक इंट्रोडक्शन इसका पता होना चाहिए कि एटम होता क्या है, दिखता कैसा है। जब हम एटम के बारे में ही, ये चैप्टर है ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स के बारे में ही हमें पढ़ना, इसीलिए हमें यहाँ पर एटम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से होता है कुछ एटम। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आप चाहें तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं एटम का अपनी जनरल नॉलेज के लिए। चलिए, तो इतनी बात तो हो गई क्लियर। अब जब ये एटम है तो ये एटम के पार्टिकल्स हैं,
है ना। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन्हें क्या कहा गया बच्चों? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के जो पार्टिकल्स हैं इन्हें क्या कहा गया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। शॉर्ट में लिख लेंगे, किसे कहा गया? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन्हें कहा गया। ठीक, तो अभी तक सिर्फ हमें ये पता है कि एटम क्या है? इंडिविजिबल है, इनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए, तो एटम के कुछ पोस्टुलेट थे डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी। तो एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट थे? पहला, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि जितने भी हमारे मैटर है, जो भी मैटर है, ठीक है, जो भी पदार्थ है, वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। यही पार्टिकल क्या कहलाए जाते हैं? एटम कहलाए जाते हैं। और यही पार्टिकल जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, क्या बोला? पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो भी पदार्थ है वो किससे बना है? टाइनी यानी कि सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। ये सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं? एटम कहलाए जाते हैं। और यही एटम यानी कि परमाणु बच्चों, यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, हो गया पहला पॉइंट। टाइनी पार्टिकल से बने हुए थे, होते हैं, यानी कि सूक्ष्म कणों से बने हुए थे। परमाणु इन्हें यानी कि एटम कहा जाता है। और यही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। ठीक, atoms are indivisible which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, वो कहा जा रहा है कि एटम्स क्या है? इंडिविजिबल है, यानी कि इनके और आगे इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाजित है। ठीक है, जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट किए जा सकते हैं, ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक, तो डिस्ट्रॉय तो हम इन्हें नहीं कर सकते। अब एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी गिवन एलिमेंट का जो एटम होगा वो आइडेंटिकल होगा उसकी मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। अगला है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, हाइड्रोजन के कोई एटम है, अब हाइड्रोजन के ही सारे एटम है तो सबका मास और केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही होगी। लेकिन कुछ हाइड्रोजन के हैं, कुछ कार्बन के हैं, तो इनका मास यानी कि द्रव्यमान और रासायनिक गुण भी अलग अलग ही होंगे, ये तो अंडरस्टूड है। तो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जबकि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो है उनका क्या होगा? अलग मास होगा और अलग रासायनिक गुण होंगे। अब बात करते हैं एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अब एटम जब भी कंबाइन करते हैं, अब एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाते हैं। लेकिन वो कंबाइन कैसे करते हैं बच्चों? स्मॉल होल नंबर रेशियो में वो कंबाइन करते हैं। ठीक, चलिए, तो बाकी का डिस्कस करेंगे बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में। अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी क्या थी, इसके पोस्टुलेट्स हमने कुछ तो देख लिए, बाकी को डिस्कस करेंगे आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।